बायोलॉजी में हमारा आज का टॉपिक प्लियोट्रॉपिज्म है। प्लियोट्रॉपिज्म का मतलब क्या होता है? जनरली हमें मालूम है कि हम वन जीन जो होता है वो वन फंक्शन को कंट्रोल करने का काम करता है। वन जीन वन फंक्शन और वन ट्रेट को कंट्रोल करेगा, लेकिन कुछ ऐसे जीन भी प्रेजेंट होते हैं जो वन फंक्शन कंट्रोल नहीं करके मोर देन वन फंक्शन को कंट्रोल करेंगे, मोर देन वन ट्रेट्स को कंट्रोल करेंगे। और इस तरह के जो जीन होते हैं वो प्लियोट्रॉपिक जीन कहलाते हैं। और ये जो कंट्रोल करने का फंक्शन होता है, वन जीन कंट्रोल मोर देन वन फंक्शन, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड प्लियोट्रॉपिज्म। इसी को आज हम देखेंगे प्लियोट्रॉपिज्म को। जैसे हमारे पास यहाँ पर ये वन जीन प्रेजेंट है। ये वन जीन जनरली तो ओनली वन फीचर को कंट्रोल करता है, लेकिन कुछ जीन ऐसे होते हैं जो मोर देन वन फीचर्स को कंट्रोल करेंगे। तो यहाँ पर ये जो जीन प्रेजेंट है ये 3 कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहा है, मोर देन वन कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है। तो इस तरह के जो जीन होते हैं वो प्लियोट्रॉपिक जीन कहलाते हैं। और ये इसका जो इफ़ेक्ट होगा इसको प्लियोट्रॉपिज्म कहा जाएगा, क्योंकि मोर देन वन फंक्शन को कंट्रोल कर रहे हैं। वन जीन अफेक्ट मल्टीपल कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब कोई पर्सन जो है या कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसका मोर देन वन फंक्शन अगर कंट्रोल कर रहा है कोई जीन, तो उसको हम प्लियोट्रॉपिक जीन कहेंगे। और देखते हैं इसके बारे में। प्लियोट्रॉपिज्म जनरली वन जीन इज डिटरमाइंड टू कंट्रोल वन फंक्शन। वन जीन जो होता है वो ओनली वन फंक्शन को कंट्रोल करने के लिए डिटरमाइन होता है, लेकिन कुछ जीन ऐसे होते हैं जो मोर देन वन फंक्शन और ट्रेट को कंट्रोल करते हैं। और ये जो इफ़ेक्ट होता है इसी इफ़ेक्ट को हम प्लियोट्रॉपी बोलते हैं। और इस तरह के जीन जो मोर देन वन कैरेक्टर ट्रेट्स को कंट्रोल करते हैं, ऐसे जीन जो होते हैं वो उनको हम प्लियोट्रॉपिक जीन कहते हैं। डिटरमाइन मोर देन वन कैरेक्टर ऑफ ट्रेट्स आर कॉल्ड प्लियोट्रॉपिक जीन। तो इस तरह के जो जीन होंगे वो प्लियोट्रॉपिक जीन कहलाएंगे, और इसका जो इफ़ेक्ट होगा उसको प्लियोट्रॉपी कहा जाएगा। इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम प्लियोट्रॉपिज्म का। हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल जो है वो अबाउट ड्रोसोफिला के बारे में है। ड्रोसोफिला में जो एक रेसेसिव जीन होता है जो कि ड्रोसोफिला में वाइट कलर ऑफ आई के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ड्रोसोफिला में जो वाइट कलर होगा आई का वो एक रेसेसिव जीन होता है। ये जीन जब होमोजाइगस स्टेट के अंदर प्रेजेंट होता है, ड्रोसोफिला में जो रेसेसिव जीन है वो होमोजाइगस स्टेट के अंदर प्रेजेंट है, तब यह कंट्रोल मैनी अदर फीचर्स। तब होमोजाइगस स्टेट में प्रेजेंट होने पर ये कई सारे कैरेक्टर्स को कंट्रोल करने का फंक्शन करता है, जैसे शेप ऑफ फीदर्स, शेप ऑफ स्टमक। ड्रोसोफिला के जो फीदर्स होंगे और उसके स्टमक का जो शेप होगा वो दोनों ओनली वन जीन से कंट्रोल हो सकते हैं, तो जो कि एक रेसेसिव जीन होता है। तो ये जो कैरेक्टर है हमारा प्लियोट्रॉपी का होता है। अगर हम सेकेंड एग्जाम्पल देखें, जो सिकल सेल एनीमिया एक इनहेरिटेंस डिजीज़ होती है जो ह्यूमंस के अंदर प्रेजेंट होती है, सिकल सेल एनीमिया डिजीज़, उसके बारे में देखते हैं। सिकल सेल एनीमिया डिजीज़ इट इज़ ए ड्यू टू रेसेसिव जीन। सिकल सेल एनीमिया जो डिजीज़ होती है यह भी एक रेसेसिव जीन की वजह से होती है, और रेसेसिव जीन को अपना कैरेक्टर रिप्रेजेंट करने के लिए हमेशा होमोजाइगस स्टेट के अंदर प्रेजेंट होना बहुत ही ज़रूरी होता है। ये रेसेसिव जीन जो होता है वो आरबीसी के अंदर एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन को बनाता है। आरबीसी के अंदर एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन बनने की वजह से जो आरबीसी का शेप होता है वो सिकल लाइक हो जाता है, और सिकल शेप का उसका शेप होने की वजह से उस पर्सन के अंदर लैक ऑफ ब्लड हो जाएगा, और ब्लड के लैक की वजह से वो पर्सन एनीमिया
प्रेजेंट होगा, उस पर्सन के अंदर एनीमिया प्रेजेंट होगा, क्योंकि उसके अंदर ब्लड की कमी हो जाएगी, उस वजह से उस पर्सन के अंदर एनीमिया डिजीज़ होती है। ये जो कंडीशन होती है वो दो तरह से हो सकती है। एक तो होमोजाइगस, अगर ये जो रेसेसिव जीन है अगर होमोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट होता है तब क्या करवाता है, और अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन में होता है तब कौन से कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। अगर सिकल सेल एनीमिया का जीन होमोजाइगस स्टेट के अंदर प्रेजेंट होता है, अगर ये जीन होमोजाइगस स्टेट के अंदर प्रेजेंट होता है, सिकल सेल एनीमिया वाला जीन जो होगा वो, ये सिकल सेल एनीमिया का जीन अगर होमोजाइगस स्टेट के अंदर प्रेजेंट है, ये एस फॉर सिकल सेल लिखा है, अगर ये होमोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट होता है तो पर्सन डाइज इन अर्ली चाइल्डहुड फ्रॉम एनीमिया। तो होमोजाइगस स्टेट के अंदर प्रेजेंट रहने पर वो जो पर्सन होगा उसकी चाइल्डहुड के अंदर ही डेथ हो जाएगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा ब्लड का लैक ऑफ ब्लड हो जाता है, उसके अंदर एनीमिया प्रेजेंट होता है, तो इस वजह से उस पर्सन की डेथ हो जाती है। अगर यही जीन जो रेसेसिव जीन है, अगर ये जीन हेट्रोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट होता है तो वो कौन कौन सी चीज़ों को कंट्रोल करता है। अगर हेट्रोजाइगस स्टेट के अंदर होता है जो एच और नॉर्मल एच होता है, अगर इस कंडीशन में अगर प्रेजेंट होता है तो वो जिस पर्सन के अंदर प्रेजेंट है उसके अंदर सिकल सेल एनीमिया डिजीज़ का करियर का फंक्शन करेगा, वो करियर बनाएगा उस पर्सन को। सिकल सेल डिजीज़ प्रेजेंट होगी उसके अंदर, और जिस पर्सन के अंदर सिकल सेल होगा उसके अंदर कुछ जो उसकी आरबीसी होती है वो नॉर्मल होती है, और कुछ जो आरबीसी हो जाएगी वो सिकल शेप की हो जाएगी। ये जो पर्सन होते हैं जिसमें सिकल सेल डिजीज़ प्रेजेंट होती है, तो ये जीन जो होगा ये एक तो आरबीसी के शेप को कंट्रोल कर रहा है, सेकंड ये मलेरिया डिजीज़ को भी कंट्रोल कर रहा है। ऐसा क्या होता है, इसका मतलब ये है कि जिस पर्सन के अंदर सिकल सेल एनीमिया डिजीज़ होती है वो पर्सन मलेरिया से अफेक्टेड नहीं होते हैं। ऐसा किस लिए होता है, ऐसा इसलिए होता है कि मलेरिया का जो पैरासाइट होता है उसको अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए आरबीसी की ज़रूरत पड़ती है, और सिकल सेल वाला पर्सन जो होता है उसके अंदर आरबीसी का शेप सिकल शेप हो जाता है, और सिकल शेप होने की वजह से मलेरिया का जो पैरासाइट होता है वो अपने लाइफ साइकिल को इस सिकल शेप के अंदर कंप्लीट नहीं कर पाता है, और जो मलेरिया का पैरासाइट होगा वो सिकल सेल एनीमिया पर्सन में जाने के बाद में भी ये पैरासाइट मलेरिया पैरासाइट जो होगा वो उसकी डेथ हो जाएगी, क्योंकि सिकल सेल एनीमिया के अंदर उसको न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिल पाता है, और प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलने की वजह से उस मलेरिया पैरासाइट की डेथ हो जाती है। इसीलिए सिकल सेल एनीमिया वाले जो पर्सन होंगे उन सिकल सेल से डिजीज़ वाले जो पर्सन होते हैं उनके अंदर जनरली मलेरिया डिजीज़ जो होती है वो उससे अफेक्ट नहीं करती है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि मलेरिया का पैरासाइट अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट नहीं कर पाता है। तो एनीमिया डिजीज़ के अंदर जब नॉर्मल जो पर्सन होता है उसके अंदर उसकी नॉर्मल जो ब्लड सेल आरबीसी होती है वो इस तरह की होती है, और जो सिकल सेल होती है वो इस सिकल शेप का हो जाता है। तो इस शेप का होने की वजह से मलेरिया पैरासाइट अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर पाता है, और ये एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन के प्रेजेंट होने की वजह से होता है। जो नॉर्मल आरबीसी बनेगी उसके अंदर नॉर्मल हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। तो ये एक इनहेरिटेड डिजीज़ होती है और ब्लड के फ़्लो को रोकती है, क्योंकि हीमोग्लोबिन अगर एबनॉर्मल होगा तो हीमोग्लोबिन एबनॉर्मल होने की वजह से ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं होगा और पर्सन के अंदर एनीमिया प्रेजेंट होता है। ये एनीमिया सिकल सेल एनीमिया इसीलिए इसका नाम रखा गया है, क्योंकि सिकल तो शेप हो जाता है सेल का और एनीमिया डिजीज़ हो जाती है, इसीलिए सिकल सेल एनीमिया डिजीज़ कहा जाता है इसको। तो इस तरह से प्लियोट्रॉपी के अंदर अगर कोई भी एक जीन जो होता है वो मोर देन वन फीचर्स को कंट्रोल अगर कर रहा है तो इस तरह के जो जीन होते हैं वो प्लियोट्रॉपिक जीन कहलाते हैं, और इस तरह का जो इफ़ेक्ट होगा
उसको हम प्लियोट्रॉपी कहते हैं, जो कि हमने ड्रोसोफिला और सिकल सेल एनीमिया पर्सन के अंदर देखा है।